नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते की, जिसमें कहा गया है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। क्या यह समझौता भारत के लिए खतरे की घंटी है? क्या पाकिस्तान को चीन के गठबंधन में अब सऊदी अरब को भी शामिल माना जाए, जिसके साथ भारत के अच्छे संबंधों का दावा है? क्या इस समझौते से पाकिस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ी है और उसे आतंकवादी देश बताने का भारत सरकार का अभियान कमजोर पड़ सकता है? और सबसे बड़ी बात कि क्या यह समझौता मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए एक और बड़ी असफलता है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। तो ये एशिया का नक्शा तो आप देख ही रहे हैं, चीन, भारत, पाकिस्तान और ये सऊदी अरब। अभी तक चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक गठबंधन जैसा बनाए हुए हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमें दिखा, जिस पर अभी हम बात करेंगे। लेकिन अब सऊदी अरब भी यहाँ पर आता दिख रहा है। बहरहाल ये समझौता हुआ है 17 तारीख को, 17 सितंबर को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा था। उसी समय ये समझौता भी हो रहा था। कोई और समय होता तो हम पूछते कि जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकारी राशन से पेट भरते हों, वहां के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 20 करोड़ रुपए सिर्फ बधाई संदेशों वाले विज्ञापनों पर फूंकना कहां की अक्लमंदी या संवेदनशीलता है। लेकिन चूंकि अब ऐसी बातों का पूछना खतरनाक हो चला है, तो हम भी नहीं पूछेंगे। लेकिन ये जरूर बताएंगे कि जिस वक्त जन्मदिन के ढोल ताशे बज रहे थे, लोग ऐसे अखबारों को निहार रहे थे जिसके पहले पन्ने पर, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, देश की और कोई भी भाषा हो, पहले पन्ने पर सिर्फ मोदी जी थे। उसी समय सऊदी अरब की राजधानी रियाद में एक समझौते पर हस्ताक्षर हो रहा था। और यह समझौता वैसे तो कहा गया है किसी और मकसद से है, लेकिन भारत के लिए भी एक खतरे की घंटी है। क्यों है, अभी हम बात करेंगे। पहले देखते हैं यह समझौता दरअसल है क्या। 17 सितंबर को रियाद के यमामा पैलेस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS कहा जाता है, MBS, और पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA पर साइन किया। और इसका क्या महत्व है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल बन चुके हैं पाकिस्तानी सेना के, वो भी मौजूद थे। इस एग्रीमेंट में रक्षा सहयोग, तकनीकी ट्रांसफर, ज्वाइंट ट्रेनिंग और मिलिट्री प्रोडक्शन शामिल है। लेकिन इस समझौते का एक और पहलू है जिस पर नजर डालना जरूरी है। तो ये जो SMDA है वो दरअसल है क्या? इसमें कहा गया है पाकिस्तान और सऊदी अरब में किसी एक पर हमला होगा तो उसे दूसरे पर हमला माना जाएगा। मौजूदा हालत कुछ ऐसी है कि भारत और पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है। यानी कल अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो तो पाकिस्तान के साथ चीन ही नहीं, सऊदी अरब भी होगा। इस खतरे पर हम बात करेंगे, पर पहले देख लेते हैं कि आखिर सऊदी अरब को इस समझौते की ज़रूरत क्यों पड़ी। आमतौर पर यही माना जाता है कि सऊदी अरब की रक्षा का जिम्मा तो अमेरिका के पास है। हालांकि इजराइल के साथ अरब देशों के संबंध सामान्य करने के लिए अमेरिका ने जो अब्राहम समझौता कराया था, उसमें सऊदी अरब शामिल नहीं हुआ। हालांकि वो इसकी मूल भावना से सहमत रहा है। अब आप पूछेंगे कि अब्राहम समझौता क्या है? तो अब्राहम को ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों धर्मों में एक आदि पुरखे या आदि पैगंबर की हैसियत प्राप्त है। यानी सब उन्हीं के बच्चे हैं और इसीलिए इन धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। तो उन्हीं के नाम पर यह समझौता हुआ। और इस समझौते में क्या है वो यहाँ देख लेते हैं। इसमें आप जानते हैं कि इजराइल के साथ अरब देशों के संबंध खराब हैं, नहीं है। कई युद्ध हो चुके हैं जिसमें संयुक्त अरब की सेनाएं यानी कई अरब देशों की सेनाओं ने मिलकर इजराइल से लड़ाई की, लेकिन इजराइल रुका नहीं। फिर भी संबंध बहुत ख़राब है। अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और फिर ये समझौता हुआ।
इसमें बहरीन, यूएई, मोरक्को और सूडान शामिल हुए और इजराइल के साथ औपचारिक संबंध उन्होंने स्थापित किया। ये पहली बार हुआ जब ट्रंप 2020 में, यानी जो उनका पहला कार्यकाल था, उस समय ये समझौता हुआ। सऊदी अरब क्यों नहीं शामिल हुआ? फिलिस्तीनी मुद्दे को लेकर एक हिचक बनी हुई है। जब तक फिलिस्तीन का मुद्दा हल नहीं हो जाता, सऊदी इसमें शामिल नहीं हो रहा है। हालांकि अमेरिका के साथ सऊदी अरब के बेहद मजबूत रिश्ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तब एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि सऊदी अरब अब्राहम समझौता जब ज्वाइन करेगा तो मिडिल ईस्ट के लिए वो एक विशेष दिन होगा, स्पेशल डे होगा। अमेरिका और सऊदी अरब में 1945 से ही ये समझ है कि सऊदी अरब अमेरिका को स्थिर तेल आपूर्ति देगा, यानी तेल की कभी कमी नहीं पड़ने देगा, और बदले में अमेरिका सऊदी अरब को सुरक्षा की गारंटी देता है। 1990-91 में खाड़ी युद्ध जब हुआ तो उस समय अमेरिका के जो सैनिक थे, करीब 5 लाख सैनिक, वो सऊदी अरब में तैनात किए गए थे। आज भी हज़ारों अमेरिकी सैनिक सऊदी अरब में मौजूद हैं, विशेषकर प्रिंस सुल्तान एयर बेस और अन्य ठिकानों पर। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी हथियारों का खरीदार है। अमेरिका सऊदी सेना को ट्रेनिंग देता है। इस सब के बावजूद उसे क्या ज़रूरत पड़ी कि वो पाकिस्तान के साथ समझौता करे? वजह है 9 सितंबर को कतर पर हुआ इजरायली हमला, जिसने दरअसल सऊदी अरब को ही नहीं पूरे मध्य पूर्व को चिंता में डाल दिया है। कतर की राजधानी दोहा, और ये आप देख रहे हैं हमले की कुछ तस्वीरें। ये एयर स्ट्राइक 9 सितंबर को की गई। इजराइल ने राजधानी दोहा के लिक्तैफिया इलाके में एयर स्ट्राइक की थी। कहा गया कि वहाँ हमास की एक बैठक चल रही है। खबर है कि 5 हमास के नेता या सदस्य मारे गए और एक कतरी सिक्योरिटी ऑफिसर भी इस हमले में मारा गया। यह बैठक अमेरिका के सीज फायर प्रपोजल पर हो रही थी। स्वाभाविक है कि कतर नाराज है। उसने इसे स्टेट टेररिज्म कहा है, यानी पूरे इजराइल को ही आतंकवादी बताया है। हैरानी की बात है कि अमेरिका ने कतर को सिक्योरिटी गारंटी दी हुई है, और कतर में ये अमेरिका का बेस है, अल उदेद एयर बेस। यहाँ पर कतर में अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं। अल उदेद एयर बेस मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा यूएस बेस है। 1996 से करीब 8,000 से 10,000 तक अमेरिकी सैनिक यहाँ पर रहते हैं। ये बेस इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन हुए अमेरिका के, उस दौरान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब इजराइल ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका की ओर से कोई विरोध नहीं हुआ। किसी अमेरिकी सैनिक ने एक गोली नहीं दागी। इजराइल की मिसाइलों को रोकने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं किया। अमेरिका ने हमले की निंदा भी नहीं की जैसी करनी चाहिए। उल्टा ट्रंप ने एक बहुत लापरवाही भरे अंदाज में टिप्पणी की, और क्या कहा वो यहाँ लिखा है, हमने चेतावनी दी थी लेकिन इजराइल ने अपना फैसला लिया। अमेरिका ने यह संकेत दे दिया कि इजराइल अरब देशों के साथ कुछ भी करने को स्वतंत्र है, वो नहीं रोक सकता। अमेरिकी रिश्ते को इजरायली हमलों से सुरक्षा की गारंटी मानने वाले अरब देशों के लिए ये एक बड़ा झटका है। इजराइल परमाणु हथियार संपन्न देश है। अमेरिका ही उससे सुरक्षा की गारंटी दे सकता था, लेकिन अब उसने हाथ खड़े कर लिए। ऐसे में इन देशों की नज़र पाकिस्तान पर गई है, जिसके पास परमाणु हथियार है और जो इजराइल से इस मोर्चे पर लड़ सकता है या लड़ने में मदद कर सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर अरब देशों को न्यूक्लियर बम भी दे सकता है। ये वो परिदृश्य है जिसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया, और एक बड़ा ये स्ट्रेटजिक मूव है। पाकिस्तान की प्रतिष्ठा जाहिर है इससे बढ़ती है, खास तौर पर जब भारत लगातार उसे एक आतंकी देश के रूप में पेश करता है। वैसे में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी डील कर रहा है। अब ये जो पूरा मामला है ये किस तरीके से भारत को प्रभावित करेगा, उसके पहले हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान का सऊदी अरब से क्या रिश्ता रहा है। दरअसल
ये शुरुआत से ही बहुत अच्छा रिश्ता रहा है दोनों देशों में। 1977 में सऊदी अरब के किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज, इनके सम्मान में पाकिस्तान ने लायलपुर का नाम बदलकर फैसलाबाद रख दिया था और आज हम सब उसे फैसलाबाद ही जानते हैं। वो किंग फैसल के नाम पर है। दरअसल सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को शुरू से वित्तीय मदद की थी और बीच बीच में बड़े वित्तीय पैकेज देकर पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली से वो निकालता भी रहा। हाल में तो ये मदद काफ़ी बड़े स्तर की रही है। ज़रा देख लेते हैं हम मदद का सिलसिला। 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया पाकिस्तान ने तो 3.4 बिलियन डॉलर की मदद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को की थी। 2018 और 19 में इमरान खान की सरकार जब थी तो उस समय 6 अरब का पैकेज, जिसमें 3 अरब डॉलर नकद थे और 3 अरब डॉलर तेल उधार तेल 3 अरब डॉलर का, वो भी दिया गया। और 2022-23 में एक और बड़ी डील हुई जिसमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान की IMF डील में भी मदद की और 2 से 3 अरब डॉलर जमा करवाए ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच सके। दरअसल पिछली सदी की शुरुआत में तो सऊदी अरब भी वैसा ही था जैसे तमाम अरब देश थे। बदहाली थी, गरीबी थी, रेत थी और फिर मिल गया तेल। और तेल के बाद किस्मत तेजी से बदली। 1938 में इसे संयुक्त करके एक देश का एक स्वरूप दिया गया और अब ये बेहद समृद्ध मुल्क है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। ये अरब मुल्कों में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके अलावा यहाँ मक्का भी है जहाँ काबा है। दुनिया भर से 20-25 लाख श्रद्धालु हर साल वहाँ हज करने जाते हैं। इसके अलावा उम्रा करने वाले मुस्लिमों की तादाद तो करोड़ों में बताई जाती है। इस सब से सऊदी अर्थव्यवस्था को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और ये दुनिया की पहली 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आता है। इस सब को बताने का मतलब ये है कि पाकिस्तान से उसके इस समझौते का जो असर होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान को संसाधन का एक नया स्रोत मिल जाएगा, एक ऐसा स्रोत जो जल्दी सूखने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सेना को उन्नत हथियार खरीदने में अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पर इसका भारत के लिए जो मतलब है वो एक चिंता की बात है, ख़ास तौर पर इसलिए कि भारत के सऊदी अरब से भी बेहतर रिश्ते रहे हैं और ये रिश्ते आज़ादी के बाद से ही रहे हैं। ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। 1947 से भारत के राजनयिक संबंध सऊदी अरब से रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 3 बार सऊदी अरब की यात्रा कर चुके हैं, 2016 में, 2019 में और अप्रैल 2025 में। शायद आपको याद हो कि जब पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया उस समय प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की ही यात्रा पर थे। सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है, यानी तेल हम आयात वहाँ से लगातार करते हैं और तीसरे सबसे बड़े आयातक। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी है, लेकिन भारत जैसे बड़े देश को छोड़कर सऊदी अरब ने उस पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता किया जिसके साथ भारत लगातार युद्ध में है। जी हाँ, इस वाक्य पर आप चौंकिए नहीं। ऑपरेशन सिंदूर तो आपको पता ही होगा, जो प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक अभी जारी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की जान गई थी। भारत ने इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान को बताया था और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। 4 दिन बाद यह ऑपरेशन तो रुक गया, लेकिन पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ये खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा स्थगित हुआ है। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान अभी भी जंग के बीच है। ये अलग बात है कि बीच में अभी एशिया कप में जनता के भारी विरोध के बावजूद भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला। बाद में सफाई दी गई, खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाकर विरोध दर्ज करा दिया है, ये बात कही गई। इस हास्यास्पद तर्क के बावजूद ऑपरेशन के खत्म होने का कोई ऐलान नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि अगर फिर कोई आतंकी हमला हुआ और भारत ने अपनी घोषित नीति के तहत पाकिस्तान पर
जवाबी हमला किया तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। यानी ये स्थिति जो हमने शुरू में आपको दिखाई थी, चीन, भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, और ये तीन त्रिगुट बनता हुआ नजर आ रहा है। इस नक्शे को गौर से देखिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, ये किसी से छिपा नहीं। भारत के उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह जैसे बड़े सैन्य अफसरों ने माना था, कहा था कि भारत पाकिस्तान और चीन के साथ संयुक्त रूप से लड़ रहा था। यानी पाकिस्तान के साथ अकेले लड़ाई नहीं हो रही थी, पाकिस्तान का साथ हर लिहाज से चीन दे रहा था, उसकी तकनीक, उसके हथियार और भी बहुत चीज़ें। भारत के कुछ जहाज भी गिरे, ये भी स्वीकार कर लिया गया, हालांकि अभी उसकी संख्या ठीक ठीक बताई नहीं गई है। अब ये जो दो देशों का संगठन था जो युद्ध में सामने खड़ा था भारत के, अब मोदी जी ने जो सिद्धांत दिया है, जो डॉक्ट्रिन दी है, जिसका मतलब है कि अगर एक भी आतंकी हमला हुआ तो भारत पर हमला माना जाएगा और फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इन पाकिस्तान और चीन, ये दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और अब उसमें जुड़ जाएगा सऊदी अरब। क्या ये विदेश नीति की असफलता नहीं है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछली लोकसभा में 2022 में, जब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, एक बड़ी गंभीर बात कही थी। फरवरी 2022 में उन्होंने कहा था कि भारत का रणनीतिक लक्ष्य चीन और पाकिस्तान को अलग रखना होना चाहिए था, लेकिन आपने जो किया है वो उन्हें एक साथ ले आया। हम जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उसे कम मत समझिए, ये भारत के लिए एक गंभीर खतरा है। चीन और पाकिस्तान, इन दोनों को अलग रखना भारत की विदेश नीति की एक बुनियादी समझ थी, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार की जो विदेश नीति है, जिस तरह से काम किया गया है, उसमें वो दोनों एक साथ आ गए हैं और अब तो तीसरा भी आ गया। इस चेतावनी के 3 साल बाद हमारे सामने एक नई स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें 3 देश एक तरह से सैन्य गठबंधन में है। जाहिर है ये विदेश नीति की बड़ी असफलता है। यूं अमेरिका से संबंध खराब होते देख मोदी जी अभी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने चीन गए थे और ऐसा दिखाया था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हकीकत यही है कि इसने विदेश नीति को पेंडुलम जैसा बना दिया है, जो टैरिफ की धमकियों पर, यानी अमेरिकी टैरिफ की धमकियों पर चीन के करीब हो जाती है और ट्रंप के एक ट्वीट पर उत्साहित होकर फिर उनसे दोस्ती खेलने लगती है। दिक्कत यह है कि भारतीय मीडिया दिन रात हमें बताता है कि भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। अफसोस कि इसकी गूंज न्यूज़ चैनलों और अखबारों के विज्ञापनों तक सिमटती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।